हेलो एवरीवन। तो भाई आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 11th से अब 12th में आ गए हैं और एक चिंता है कि सर 11th उतनी अच्छी नहीं गई, क्या करें। पूरा प्लान अपन डिस्कस करने वाले हैं। तुम्हारे पास में जितना टाइम बचा ना उसका तुम्हें बेस्ट यूज़ कैसे करना है। एक मन में डाउट भी आता है, सर ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हुए हैं, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो भाई तुम्हें पहले एक बात बता देता हूँ ताकि तुम्हें एक चीज़ का सच तो पता पड़ जाए एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है। कुछ बच्चों की बात बताता हूँ, फिर तुम्हारी इच्छा हो मानना तो मानना, तुम्हारी इच्छा हो नहीं मानना कि सर मतलब मैं तो उस कैटेगरी में नहीं आता, मेरे में तो इतना दम नहीं है, तो यार ठीक है वीडियो को वहीं छोड़ देना, फिर आगे मत देखना, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि है ना, और मेरे भी वीडियो की वैल्यू नहीं रहेगी फिर यार। देखो तो भाई आज जो बात करने वाले एकदम प्लेन ट्रुथ करने वाले हैं, ऑनेस्ट, एकदम अनफिल्टर्ड। भाई जो था भाई। अब जैसे एक बच्चा आया था, पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल एक्चुअली में इसकी 11th ठीक नहीं थी, ठीक है ना। अब ये अपने पास में 11th सो करके आया था, मतलब ठीक। अब इसने एक साल पढ़ाई करी और आज ये बच्चा IIT बॉम्बे में बैठा हुआ है, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। अब आप सोच के देखो, अगर ये अपना आयुष जो है, ये पुणे का रहने वाला है ना, ऑनलाइन बैच में आया था। अब आप सोच के देखो इस साल भी, और ये एक अकेला बच्चा नहीं है, आप प्राची की बात कर लो, ये IIT कानपुर में है, एक साल इसने भी पढ़ाई करी है पूरी। एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय होता है एक्चुअली, 14 महीने होते हैं, 13-14 महीने होते हैं, है ना। और कम में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सारे 14 महीने करते हैं, क्या कम में भी हो जाता है। फिर बात करें इन महाराज की, मनु की, ये आपके जैसा ही केस एकदम, जो 11th ठीक नहीं थी लेकिन आज IIT रुड़की में बैठा हुआ है। यार कैसे करते हैं। अब इनकी ईमानदारी से इनकी बात समझे ना, ये पूरी साइंस है, ये लक नहीं है, ये पूरी साइंस है। ये लोग कैसे, आप सोच के देखो, 12 महीने 365 दिन से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, 370-380 दिन भी हमारे पास है। मैं तो कह रहा हूँ 300 दिन भी हमारे पास इन बच्चों के पास में रहते हैं। एक बच्चा अप्रैल में आया था, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, अभी 99.87 लेके बैठा हुआ है सूरज, वो ऑफलाइन में आया था। आपने कैसे करते हैं, इसमें क्या है, साइंटिफिकली काम करना होता है। और ये साइंस आपको मैं बताऊँ, भारत में NK गुप्ता सर, जो मेरे पापा भी हैं, IIT कानपुर से उन्होंने पढ़ाई करी, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 बार AR1 को मेंटर कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उनको ये साइंस आती है कि कैसे बच्चे के साथ मेहनत करके एक साल में उसका एकदम 180 डिग्री परिवर्तन कर दिया जाए। आप सोचिए, जब वेस्ट वाले बच्चे ही, जिनकी 11th वेस्ट होती है, वही ऐसे कर लेते हैं। ये तो मैं आपको जिनकी वेस्ट उनके एग्जाम बता रहा हूं। अब मैं जिनकी ठीक थी, वो भी अपने पास आकर एक साल में उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, टॉप रैंक्स में पहुंच गए, उनके एग्जाम्पल तो अलग ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट वालों का उद्धार होता है, भाई अच्छे वालों का और भी ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। तो भाई वो जो साइंस है ना पूरी, वो क्या कहती है पहले वो समझते हैं। कई बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं, पर इट इज पॉसिबल। तो सबसे पहला जो उसमें इंग्रेडिएंट है ना भाई, एक चिंता रहती है कि सर मैं 11th पूरी कैसे कवर करूंगा। यार तुमको पहाड़ है ना आज नहीं तोड़ना है। आज मैं तुमको वो लिस्ट दे दूंगा, कॉपी लेके बैठना भाई, जिसमें नोट कर लेना कि पहले तुम ये ना 10% टॉपिक्स कर लो, सिर्फ 10% टॉपिक्स कर लो 11th के, ताकि तुम्हारी 12th अच्छे से स्टार्ट हो जाए। अब वो सीक्रेट क्या है, वो साइंस क्या है भाई, 37 ईयर्स का तजुर्बा बहुत बड़ी बात होती है। घर में दोनों बेटे IITian, खुद IITian, उनकी सिस्टर डॉक्टर है, उनकी भी 50 के अंदर में रैंक आई थी। तो ये जो प्रॉपर, उसमें बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे पहले इन बच्चों की मैं आपको बात बताता हूँ, प्लस सिस्टम की बात बताता हूँ। एक तो सबसे पहली बात होती है यार फोकस। मेनली जगह पर क्या होता है, फोकस रहता है कि यार 10 बच्चे छांट लो, 20 बच्चे छांट लो, उन पे पूरी जान लगा दो, उनकी रैंक आ जाएगी, बाकी बैंकरबाजी सिस्टम चलता है। उस सिस्टम में क्या होता है, जनरली ऐसे बच्चे पीछे छूट जाते हैं। भाई तेरी 11th बर्बाद है, भाड़ में जा, मेरे पास ऑलरेडी 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो गॉड लेवल में बैठे हैं, उनकी करेंगे अपन केयर। ये सर ने मना कर रखा है भाई, आप सबकी केयर बराबर करो, तभी तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। अगर यार तुम पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा, आज मेरे पे कोई भरोसा नहीं करे, आज प्रतीक सर का 12th के साथ में नहीं हुआ था, लेकिन NK सर ने, प्रतीक सर मेरे भाई, NK सर ने उन पे भरोसा जताया, बेटा तू कर लेगा यार, तू घबरा मत। एक बार फेलियर हुआ इसका मतलब तो लाइफ में फेलियर हुआ है, ये भरोसा जताया। जबकि बड़े बेटे की 12वीं के साथ में 41वीं रैंक आ गई थी, तो भी छोटे बेटे पे भरोसा जताया। सोच कर देखो तुम अभी ये बात, उससे उनकी हिम्मत बंधी। तो सबसे पहले होता है फोकस एंड ट्रस्ट। बच्चे पे ट्रस्ट करना होता है भाई, वो करता है मेहनत। और हम तो पिछले 6 साल से, 2020 से ऐसे ऐसे रिजल्ट देख रहे हैं ना, जिसको कहते हैं ना मिरेकल से कम नहीं है वो। तो यार वो, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब बच्चे के एंड पे
बच्चे के एंड पे क्या चीज होती है, बच्चे के एंड पे सबसे जो चीज होती है ना, एक होती है सिंसियरिटी। बच्चा मानता है मैंने कुछ अच्छी चीजें नहीं करी या मैं और बेटर कर सकता है 11th में, वो पहले तो एडमिट करता है उस चीज को, लेकिन वो जो पूरे साल पढ़ता है ना उसके बाद में, जो वो इसराइल में आया था उसके बाद में जब वो पढ़ता है ना भाई, वो इतनी सिंसियरिटी से पढ़ता है, इतनी सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन से वो बात पढ़ता है। इसमें दोनों चीजें चाहिए होती है। मैंने कभी आयुष को कोई सी क्लास मिस करते हुए नहीं देखा। ये तो ऑनलाइन का बच्चा था, मैंने भी पढ़ाया था इसको तो शुरू में। ही हैज रेयरली मिस्ड अ क्लास। जब तक वो इमरजेंसी नहीं आई थी इसने कोई क्लास मिस नहीं करी। मेंटर्स पीछे लगे रहते थे, ये मेंटर्स के पीछे लगा रहता था, मेंटर्स इसके पीछे लगे रहते थे। तो भाई दोनों ने मिलकर, टीचर्स ने मिलकर, मेंटर्स ने मिलकर ये अंजाम यहां तक पहुंचा है। लेकिन उसमें अगर हम सोचेंगे सर अभी भी हम मक्कारी काट के चलेंगे तो भैया सॉरी रहेगा। देश में इतने सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हें भी उन लीग में आना पड़ेगा। यू हैव टू पे दी प्राइस लगती है उसकी। तो सिंसियरिटी और डेडिकेशन जरूरी है। अब इसमें क्या होता है, एक जो टेक्निकल चीज होती है भाई, आपका जो पुराना बैकलॉग चल रहा है आप उसको ब्रेकअप करो। सर मैंने ब्रेकअप तो अलग अलग जगह से कर लिया है, अरे वहां से तो ठीक है, लेकिन आप ब्रेकअप करो बैकलॉग का। पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता है। मांझी की कहानी हमने सुनी, उसने पहाड़ तोड़ा, भाई साहब ने, भाई साहब अलग ही लेवल में पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया, एक दिन में तोड़ा क्या? नहीं, बैकलॉग को तोड़ना पड़ता है। आपको हमारा सिस्टम ऐसी हेल्प दिलाएगा कि भाई बेटा देख तेरे पास में ना आज नहीं तोड़ना है, अपने 12 महीने मिलकर अपन तोड़ देंगे। यार एक ड्रॉपर 8 महीने में कर लेता है, तो आपके पास तो 12 महीने अवेलेबल है, 10 महीने अवेलेबल है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो जाता है यार, वो हो जाता है, पर उसमें ब्रेकअप करना होता है, पूरी प्लानिंग चाहिए होती है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बैकलॉग को तोड़ो। सबसे पहले 10% चैप्टर्स करने हैं अपने को, और ये पूरा प्लान बच्चों आपको प्रहार में मिलेगा, जो अपना ऑनलाइन कोर्स भी है। ऑफलाइन में भी आना चाहो कोटा में, ऑफलाइन आके पढ़ लो। पूरी 11th वापस से कराई जाएगी, पूरी 12th वापस से कराई जाएगी। मेंटर्स का पूरा सपोर्ट रहेगा, क्लास में ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होगा, तब जाकर ये पॉसिबल हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, नियत होनी चाहिए एक एक बच्चे पे काम करने की। पता है इनके सर ने एक बात क्या बोली थी मेरे को एक दिन, बेटा इंस्टीट्यूट अपन वैसे चलाएंगे कि तुम तुम्हारे बच्चों का एडमिशन उसमें करा सको। तुम्हारा बच्चा एवरेज निकले, तुम्हारा बच्चा टॉपर निकले, तुम सारे बच्चों का एडमिशन तुम्हारे इंस्टीट्यूट में करा सको। इस नियत के साथ इंस्टीट्यूट चलाना है तो मत चलाना। और उसी नियत के साथ आज इसराइल चल रहा है, क्योंकि यार हर बच्चे का सपना होता है। हर माँ बाप की एक एक दो दो ही औलादे होती है, 3 मैक्सिमम 3 होंगी यार। मतलब पुराने जमाने जैसे तो रही कि 8-8 9-9 बच्चे, एक नहीं निकला तो दूसरा निकल जाएगा। हर माँ बाप चाहता है उनके बच्चे को बेस्ट मिले, और वही हम करते हैं यार। हमारे बच्चे से भी हमारे को यही एक्सपेक्टेशन होगी जिस इंस्टीट्यूट में जाएगा कि भाई उसको बेस्ट मिले। तो यार इसराइल वो इंस्टीट्यूट बनना चाहता है कि हर बच्चे को बेस्ट मिले। अब तुम लोगों को ये 10% चैप्टर्स करने हैं, तो मैं फिजिक्स की बात करूं, सबसे पहले नोट करना, ये नोट मत करना, रुको। ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस है क्लास 11th का, है ना। तुमने कुछ पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा 12th में वैसे ही पढ़ लोगे। अपन तो पूरी 11th और पूरी 12th वापस से करेंगे। अब देखो इसमें से जो चैप्टर्स है ना, वो तुम्हें सारे नहीं करने हैं 12th के लिए। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लो, ये ऐसे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, ये ऐसे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं जिनकी जरूरत 12th में तुम्हें ज्यादा नहीं पड़ेगी। नॉट मच नीडेड इन 12th। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, पर इनके बिना तुम काम चला सकते हो। नॉट मच नीडेड इन 12th सिलेबस। तो पहले आधा पार्ट तो यहीं पर निपटा लूँ भाई, जब मुझे टाइम मिलता जाएगा जैसे जैसे। वो एनके सर ने प्रहार में पूरा का पूरा टाइम टेबल बना रखा है, कब ये चैप्टर करना है, कभी करना है, कभी करना है। तो ये चैप्टर्स तो तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच लो भाई। ये तुम्हें अभी टेंशन लेने की तुरंत जरूरत नहीं है, पहले हम 12th के चैप्टर्स की टेंशन लेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड भी देने हैं अभी 12th के साथ में। तो ये चैप्टर्स अपन ग्रेजुअली करते रहेंगे। अब जिन चैप्टर्स की 12th में जरूरत पड़ती है ना, उनमें भी पूरा नहीं करना होता है तुम्हें। अगर तुम्हारी 11th अच्छी है तब तो पूरे चैप्टर्स कर लेना। तुम्हारी 11th एकदम कमजोर है तो भाई ये पार्ट सब टॉपिक्स पहले कर लेना, वो तुम्हें मेंटर्स भी गाइड कर देंगे अगर तुम कोर्स में आते हो तो। बाकी जिनकी 11th अच्छी है उनको रिवीजन करना होता है, ठीक है ना, उनको रिवीजन करना होता है, उनको सारा नहीं पढ़ना होता है। और जिनकी 11th बीच में है उनको कुछ टॉपिक वापस से पढ़ने होते हैं, तो मेंटर्स तुम्हें गाइड करते जाएंगे। अब पहले ये सुन लो कि अभी मुझे कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या सब टॉपिक्स करने हैं। तो यूनिट डायमेंशन तो यार सिंपल ही है, 2 क्लास में तुम फटाफट से पढ़ सकते हो। तुम्हारे पास में भारत के बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर्स भी होते हैं। भैया 4 साल लगाया बनाने में, बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है ना। यूनिट डायमेंशन तो तुम पूरा कर लेना, इसमें कोई छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बेसिक चीज़ें हैं, है ना। अब वेक्टर्स में देखो, वेक्टर्स में वैसे तुम मैथ्स में वेक्टर पढ़ोगे, पूरा चैप्टर 12th क्लास में, लेकिन जब तक नहीं पढ़ो ना तो बेसिक्स पढ़ लेना वेक्टर्स के।
कंपोनेंट निकालना सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, और आई कैप जी कैप में एडिशन सब्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसके अलावा तुम्हें और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉट प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन जरूरत पड़ सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो तुम उतना सा पढ़ लेना, इसमें डॉट प्रोडक्ट भी ऐड कर लेता हूं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब काइनेमैटिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टाइल वगैरह के एकदम डिटेल में जाने की अभी शुरू में जरूरत नहीं है, ग्रेजुअली इंप्रूव कर लेंगे। 12th के लिए सिर्फ तीनों इक्वेशंस लगानी आनी चाहिए तुम्हें, तीनों इक्वेशंस लगानी आनी चाहिए। एनएलएम इज इंपॉर्टेंट, एनएलएम इज इंपॉर्टेंट, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए बच्चों, और तीनों जो न्यूटन के लॉ हैं वो लगाने आने चाहिए। फ्रिक्शन में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की चीज़ें आनी चाहिए। सर्कुलर मोशन में बेसिक्स आने चाहिए, 3 इक्वेशंस लगानी आनी चाहिए, तो 3 इक्वेशंस लगानी आनी चाहिए, और डायनेमिक्स में फोर्स का एप्लीकेशन लगाना चाहिए, एफ नेट इक्वल टू mv²/r, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इतना पढ़ लोगे काम चल जाएगा। अब बैंकिंग ऑफ रोड और ये सब की 12th क्लास में जरूरत नहीं पड़ती, जेई में पड़ती है, वो ग्रेजुअली पढ़ लोगे, लेकिन छोटा छोटा टॉपिक से काम हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट के लिए रेट करता हूँ वर्क एनर्जी पावर को। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे ज्यादा काम आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, जो 12th का पहला चैप्टर होता है कई जगह। रे ऑप्टिक्स में तो काम नहीं आता ज्यादा, पर तुम ये जरूर कर लेना। सेंटर ऑफ मास में कैलकुलेशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये 2 चीजें हो जाएगी। रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और बेसिक सीआरटीएम, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में काम आ सकता है रोटेशन का, तब तक तुम मतलब तब तक काम चला सकते हो, पर इतना सा पार्ट इसमें पढ़ लेना। तो ये 10% टू 20% ऑफ 11th है एक्चुअली में, मैंने पूरे चैप्टर भी नहीं बताया इसमें, है ना, इतना कर लेना बस ये। अब बात करते हैं सर केमिस्ट्री की, बता दो, चलो केमिस्ट्री बता देता हूं मैं। मोल कंसेप्ट में कैलकुलेशन ऑफ मोल्स आना चाहिए अपने को, कि मोल का हम कैलकुलेशन करना सीख लें, ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिजिक्स में वापस पढ़ोगे ये चीज, तो इसकी टेंशन नहीं है तुम्हें। मॉडर्न फिजिक्स में वापस से पढ़ोगे तो इसकी टेंशन मत लेना। स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशन ऑफ पीएच सॉल्युबिलिटी बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस आनी चाहिए, इतना सा पार्ट पढ़ लेना, 12th तुम्हारी काम चल जाएगा उससे। फिर पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है यार, इसका काम आता है एक्चुअली, तुम्हें ऑर्गेनिक में भी इन सब चीजों का काम पड़ेगा, इसलिए ये 2 चैप्टर्स अच्छे से करने हैं पूरे, ये 2 चैप्टर्स अच्छे से करने हैं बच्चों। IUPAC नेमिंग बेसिक्स कर लेना। बाकी जीओसी में अगर अपन बात करें तो भैया जीओसी में इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी थिंग्स, कि कौन सा स्टेबल होता है कौन सा नहीं होता। वैसे मेजर ऑर्गेनिक क्लास 12th में आती है, तो तुम्हें ऑर्गेनिक की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये रही सारी बात केमिस्ट्री की, ये भी 10 से 20% है, पहले इनको करना। बाकी सारे चैप्टर्स इंडिपेंडेंट है, उनको कभी भी कर लोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें मैथ्स की, तो भाई लॉग में बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, क्वाड्रेटिक में रूट्स निकालने आने चाहिए, रिलेशन आना चाहिए, वेवी कर्व मेथड आना चाहिए, इनइक्वालिटीज और मॉड, ये बेसिक चीजें क्वाड्रेटिक की। फिर कंपाउंड एंगल की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल के बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो पता होते हैं ये। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड ग्राफ्स, ये फंक्शन आईटीएम में वापस भी कवर करते हो। पीएनसी तब जरूरत पड़ेगी जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा, तब तक छोड़ सकते हो उसको। प्रोबेबिलिटी जनरली लेट आता है, थोड़ा सा 2-3 महीने बाद आता है मिनिमम, ठीक है ना। वैसे तो 4 महीने बाद आता है, वो कई बार लास्ट में भी आता है, तब तक इस चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना डिटेल में एक चीज तुम्हें पता पड़ चुकी है, देखो अब, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स आने चाहिए, हाँ, स्ट्रेट लाइन वगैरह ये सब चीजें आनी चाहिए पूरी की पूरी, राइट। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस कर लेना, ठीक है। तो मैंने पूरी लिस्ट बता दी बच्चों। और प्रहार कोर्स जिसके बारे में बता रहा था, भाई भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, लिटरली सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। कंप्यूटर से compete करके देखोगे तो उनसे एकदम आधी कॉस्ट का कोर्स है 1 साल का, जिसमें लाइव ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होता है। ईसरली लेके आया यार ये सबसे पहले, मेंटर्स मिलते हैं, ईसरली ही भारत में मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट लेके आए। तभी इस बार देखो, अभी जनवरी जेई मेन में ही इतने बम्पर 99 परसेंटाइल प्लस बच्चे लाए यार। हम मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, और कुछ नहीं करते, बस मेहनत करो, हर बच्चे पे विश्वास करो, फोकस करो, अपने आप वो बच्चा रिजल्ट लाता है। जो ऑफलाइन आना चाहते हैं, ईसरल का गुरुकुल है भारत में, एक ही सेंटर है कोटा में, ताकि सारी टॉप फैकल्टीज एक ही जगह बच्चों को मिल जाए ऑफलाइन में, ठीक है। तो जिनको 12th में मचाना है, फोड़ना है और अपना नाम भी इनमें दर्ज करना है कि सर मैं भी देखो कुछ क्रांतिकारी करके दिखाऊंगा, तो भाई वो रजिस्टर कर लें, लिमिटेड सीट्स होती हैं। एक प्रॉमिस जरूर करना, सर जो आपने जो सबसे पहली जो चीज़ इसमें बताई थी हमको, मेरे को तुमसे एक प्रॉमिस जरूर चाहिए कि सर मैं सिंसेरिटी और डेडिकेशन रखूंगा, आई विल गिव माई बेस्ट। कमेंट में मुझे एक चीज़ करना, आई विल गिव माई बेस्ट, बस
ठीक है, फोड़ दोगे। और किसी की क्या है, दूसरों की सुनना मत। अभी देख तो 11th भी ऐसी है वैसी है, उनको बता देना भैया ये देख, जब ये भैया कर सकते हैं, ये दीदी कर सकती है, ये भैया कर सकते हैं, और न जाने कितने लोग कर सकते हैं, तो मैं कोई अलग तो रही हूँ यार, मैं भी करके दिखाऊंगा। तो नेगेटिव चीज़ों को सुनने का नहीं, बर्दाश्त नहीं करने का। आई विल गिव माई बेस्ट। तुम लोग चैंपियन हो यार, मचा दोगे। ठीक है।